जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों और मित्रों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबके साथ मैं लेखपाल और पुलिस स्पेशल के लिए दोनों से संबंधित बैच लाने के लिए आपसे वादा किया था, उसी क्रम में मैं लेखपाल से संबंधित जो भी सिलेबस है उसका महत्वपूर्ण पार्ट जो ग्रामीण समाज और विकास की बात है उसको लेकर मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, जिसका एक वीडियो आप तक पहुंच चुका है। उसी का सेकेंड क्लास आज हम फिर से आपके पास पहुंचाने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि मजा आने वाला है सेशन में। ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों, और इत्मीनान से चीजों को करिएगा, बड़े इजी वे में हम चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए रेडी हो जाइए, बिल्कुल तैयार पूरे पोटेंशियल के साथ। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया था वो किया था कि ग्राम्य समाज क्या होता है और उसका डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है। इस पर मैंने आपसे बात कर लिया था। उसमें मैं कई चीजें बताया कि उस टाइम पे साक्षरता निरक्षरता दर क्या थी, उस समय ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, 20वीं शताब्दी में कृषि के क्षेत्र में ग्रोथ रेट क्या था और मृत्यु दर कितनी क्या थी। तो मैंने आपको ये सब क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर लिया है। अब आगे मैं बात करूंगा आपके साथ कि कृषि के क्या माहौल है। मैं एक चीज और बता दूं, मैक्सिमम लोग जब ग्रामीण जनसंख्या के थे, गांव में रहते थे, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादातर उनकी जो डिपेंडेंसी रही है या आजीविका के जो संसाधन रहे हैं वो कृषि पर डिपेंड करते थे। किस पर? कृषि पर डिपेंड करते थे। और ये एक चीज की बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ मैं कह सकता हूं आपसे कि अगर कृषि पर डिपेंड करते थे तो शिक्षा का अभाव रहा होगा, और इस बात पर मैं कल भी आपके साथ डिस्कशन किया था। आप देखिए, उसी कड़ी को आगे लेकर के मैं चलता हूं। देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका है भारत में कृषकीय वर्ग, एक पॉइंट आता है भारत में कृषकीय वर्ग। अब देखिए, जो कृषक वर्ग है उसको भारत में कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और यहां पर इस वर्ग विशेष की बात क्यों की जा रही है, इसके विषय में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखिएगा, पहला प्रश्न यह है कि भारत में जो कृषकीय वर्ग है उसके अगर विषय में बात किया जाए तो भूमि वर्ग की जो संरचना है, किस चीज की? भूमि वर्ग की जो संरचना है हर जगह की भिन्न भिन्न होती है, कभी भी सेम नहीं होती। अब देखिए, अगर भूमि की संरचना की बात करें, भूमि की संरचना फर्स्ट पॉइंट है, भूमि की संरचना क्या होगा? भूमि की संरचना। अब जो भूमि की संरचना है अगर देखा जाए, हम अगर देखते हैं उसको, तो इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र सामाजिक आर्थिक राजनैतिक और प्रशासकीय रूप से जो ये क्षेत्र होते हैं, ये क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको, प्रशासकीय रूप से भिन्न होते हैं। ये बात कंफर्मेशन हुआ कि जो भूमि की संरचना होती है, पहला पार्ट के पहले विषय में मैं बात करता हूं कि भारत में कृषि वर्ग, तो पहले भूमि की संरचना पर डिपेंड करते हैं। तो पहले भूमि की संरचना के अंतर्गत हम पाएंगे क्या कि जो ये क्षेत्र होते हैं, जो ये एरियाज हैं, इन एरिया में सामाजिक आधार पर डिफरेंस हो सकता है, आर्थिक आधार पर अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
राजनीतिक या प्रशासनिक आधार पर भी आपको अंतर मिल सकता है। इसी पर डिपेंड करती है वहां की भूमि संरचना। भाई कहीं पर विकास ज्यादा हुआ है, कहीं पर विकास कम हुआ है, कहीं ज्यादा जागरूक लोग रहते हैं। अगर सामाजिक संरचना की बात कर लेता हूं मैं, तो देखिए किसी क्षेत्र में, कहीं पर किसी ग्रामीण अंचल में अगर पढ़े लिखे वर्ग के लोग ज्यादा रह रहे हैं तो वहां पर जो सामाजिक स्तर होगा वो ज्यादा बेहतर होगा, उच्च कोटि का होगा, लोगों के बीच जागरूकता होगी चीजों को लेकर के, ठीक है। सिंचाई व्यवस्था की होगी, व्यवस्था होगी वहां पर खाद्य की व्यवस्था होगी, क्योंकि लोगों को ये पता है कि ये कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस अधिकारी के ऊपर दबाव डालकर मिलेगा। लेकिन वहीं पर एक गांव है जहां पर अशिक्षा है, तो उनकी जो सामाजिक संरचना होगी, सामाजिक व्यवस्था होगी, वो दूसरे टाइप के लोग होंगे। वो यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के लोग भी गांव में जाते हैं तो उनको लगता है कि यही, इसी की वजह से पूरा दुनिया चलता है। तो वो गलत करे तो भी ठीक, सही करे तो भी ठीक, मतलब कभी भी वो बेचारे विरोध नहीं करते। उसका रीजन है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। बेशक हम जानते हैं, आप लोगों को मालूम है क्योंकि आप लोग शिक्षित हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग का या जो लोग गांव में कृषि करते हैं, कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें क्या मतलब पता कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। और ना उनको यह पता कि वैज्ञानिक कृषि किसे कहते हैं। तो सामाजिक संरचना भी अलग अलग होती है, उस पर भी निर्भर करता है कि वहां का कृषिगत भूमि जो है उसकी संरचना कैसी है। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमी, आर्थिक की बात करते हैं। देखिए जो शिक्षित लोग होते हैं वो खेतों के, भाई जो शिक्षित लोग हैं वो अपने मिट्टी की जांच परख करवा करके उसमें कितना फर्टिलाइजर प्रयोग होना है, वैज्ञानिक तरीके से कृषि करते हैं। लेकिन जो एक आम किसान होता है या जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे पिछड़े क्षेत्र से है, किसानी करता है, तो उसके लिए तो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर उर्वरक और पानी हम देंगे खेत में तो मैक्सिमम उत्पादन मिलेगा। लेकिन क्या उसकी ये सोच सही है? नहीं। यही अंतर होता है इकोनॉमिकल रूप से भी। और पता चलता है कि इकोनॉमिकल रूप से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी लागत कम आती है, और जहां पर पढ़े लिखे लोग कम मतलब नहीं होते हैं वहां अनपढ़ों की संख्या ज्यादा होती है, निरक्षरों की ज्यादा होती है किसानों में, वो लोग ज्यादा उपयोग करते हैं, उनका इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमी ज्यादा खर्च होती है कृषि क्षेत्र में। हर तरीके से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर जहां पर शिक्षा नहीं, क्योंकि विकास कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। विकास तभी संभव हो सकता है बेहतर जब आप एजुकेटेड होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल पूरे पोटेंशियल के साथ लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है, क्या कि आप लोग सब शिक्षित हैं तभी आप जॉब की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोग ये डिग्रियां ना प्राप्त किए होते तो क्या आप लेखपाल के दौड़ में होते? नहीं होते हैं ना। तो ये किस वजह से आप यहां पर पहुंचे हैं? शिक्षा की वजह से। और अगर कल को जिसको नौकरी मिल जाएगी उसका स्थायित्व तो नौकरी में हो जाएगा, उससे ठीक ठाक पैसा उसको मिलेगा, जिससे उसका विकास हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है और विकास है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। राजनीतिक, आप देखिए राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी भिन्न होते हैं ये भूमि की संरचनाएं। अब राजनीतिक रूप से कैसे? जैसे कोई राजनेता है, वो आया, पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे मैं आपको ज्यादा दूर की बात नहीं, अभी हाल ही की बात बता दूं। जैसे लखनऊ में किसान के बच्चे भी हैं, आम लोगों के बच्चे भी हैं, नौकरी पेशा वालों के बच्चे हैं, सबके हैं, जो कि 69,000 वैकेंसी के लिए बराबर कार्यरत हैं, बराबर आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आप लोग उसमें एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो ये मूवमेंट वो लोग कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं। उनको कैसे पता कि हमारा अधिकार है? उनको ये जानकारी मिली है शिक्षा से। किसान आंदोलन कर रहा था, जो शिक्षित किसान था, आप लोगों ने देखा होगा
भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान बिल लाया गया, तो आप लोगों ने देखा है हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो किसान थे, बड़े किसान, वो सब लोग उस बिल का विरोध कर रहे थे। लेकिन क्या आप लोगों ने देखा मिडिल उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश या दक्षिण उत्तर प्रदेश के कितने किसान उसका विरोध कर रहे थे? बहुत कम परसेंट में। उसका वजह क्या है? इन किसानों के पास शिक्षा का अभाव है, शिक्षा नहीं इनके पास। इसी वजह से इनको लगता है हम सरकार का विरोध करेंगे तो हमें समस्या हो जाएगी, क्योंकि अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। और वहां पर जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग अपने अधिकारों से पूर्णतः परिचित हैं कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट हो वो जनता के द्वारा ही बनाई जाती है, मतलब जनता ही सर्वप्रमुख है। ये बात हमारा संविधान भी कहता है, क्योंकि प्रेमबल शुरुआत ही यहीं से होता है, हम भारत के लोग। तो ये बात बिल्कुल कंफर्मेशन है आपकी, बिल्कुल रेडी। अब आगे देखो, प्रशासकीय रूप से भी भिन्न होते हैं, मतलब हर तरीके से ये भिन्न होती है भूमि की संरचना के विषय में अगर मैं बात करूं तो। आगे नेक्स्ट, भूमि के नियंत्रण की बात करें हम कि भूमि के नियंत्रण और प्रकृति कैसी होती है, तो चलिए इस पर भी मैं बात करता हूं। अगर आप लोगों को नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है सेकंड पॉइंट, भूमि नियंत्रण। ये क्या है? भूमि नियंत्रण। अब भूमि नियंत्रण के विषय में अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो भूमि नियंत्रण क्या है, भूमि नियंत्रण की प्रकृति व भूमि का उपयोग। अगर मैं इसके भूमि नियंत्रण की बात करूं तो इस भूमि की प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है और इसका यूज कितना है और इसका उपयोग कितना है और भूमि कहां की है, कैसी है। तो इसके लिए आपको बता दूं कि इसमें एक तरीके की ये कोई भूमि है ना, यह भूमि और एक ये दूसरी भूमि है। हो सकता है इन दोनों जमीनों में अंतर पाया जाता हो या सिमिलरिटी पाई जाती हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी हो सकता है कि कोई एक भूमि है, जैसे ये वाली भूमि क्षेत्र है, यहां पर एक का दृष्टिकोण अलग है यहां पर डेवलपमेंट का, दूसरे का दृष्टिकोण अलग है यहां डेवलपमेंट का। भाई जमीन एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन पता चला कि कोई अगर बिजनेसमैन आदमी है, कोई बिजनेसमैन आदमी है और कोई किसान आदमी है, तो इसी भूमि में बिजनेसमैन आदमी क्या करता है कि दुकानें बना करके मार्केट के रूप में कन्वर्ट कर देगा, और अगर कोई किसान आदमी है तो इसी भूमि पर वो अपनी फसल उत्पादित करता है। देखिए है एक ही भूमि, लेकिन उसका उपयोग उत्पादकता के आधार पर क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। ये यहां पर जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता जो है उसके आधार पर भी भिन्न हो गया, ये उत्पादकता के आधार पर भिन्न हो गया, है कि नहीं, हो गया ना। क्योंकि भूमि तो एक ही है, जमीन क्या है, ये भूमि एक है। भाई अगर दो जगह पर भूमि है तो ये भूमि अलग अलग हो सकती है, एक हो सकती है, लेकिन अगर कभी एक ही भूमि है तो वहां पर उसकी प्रकृति और उसका उपयोग के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। भाई कोई बिजनेसमैन आदमी है तो उसको बिजनेस के पर्पज से उस जमीन को देखेगा, कोई किसान आदमी है तो उसे वो अपनी खेती बाड़ी के पर्पज से देखेगा। इस आधार पर देखा जाए तो भूमि की जो प्रकृति और उसका उपयोग है उस आधार पर भी विभिन्नताएं देखने को हमें मिलती हैं। जरूरी नहीं, अगर अलग अलग भूमि है तो अलग अलग विभिन्नता होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी एक सेम भूमि पर भी, एक ही भूमि पर भी अलग अलग तरीके से लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। मैंने बता दिया आपको कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के पर्पज से देखेगा, जो किसान है वो किसानी के पर्पज से देखेगा। क्लियर है इंटेंशन, एकदम बिल्कुल क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। तो एक भूमि में भी अलग अलग प्रकार से उत्पादकता के आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है। अब देखिएगा इसको, जो इसकी निर्भरता है, इसकी निर्भरता कितने के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आगे मैं बात करता हूं। देखिएगा
उत्पादकता की जो निर्भरता है, उत्पादकता की निर्भरता, जिसकी निर्भरता है वो किस पर है? देखिएगा, जो भूमि की उत्पादकता की निर्भरता है वो किस पर है? तो आप लोग पाएंगे पहले मृदा के प्रकार, पहले क्या आ जाएगा? मृदा के प्रकार। दूसरा क्या आ जाएगा आपका? जल की उपलब्धता। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट क्या आ जाएगा? पॉइंट, उन्नत कृषि विधियों का, उन्नत कृषि विधियों को अपनाना। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट होगा दूरसंचार का विकास। दूरसंचार का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार की ताकत का समाकेशन, समेकन। चलिए पहले इतने पॉइंटों की बात कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स और हैं, देख लेंगे फिर। पहले तो आ जाइए मृदा के प्रकार में। अब मिट्टी के आधार पर आप लोगों को पता है मिट्टी भी कई प्रकार की होती है भूमि में। अगर हम देखते हैं तो मुख्यतः कुछ महत्वपूर्ण मिट्टियां होते हैं, जैसे आपकी होती है जलोढ़ मृदा, आपकी होती है काली मृदा, आपकी होती है लाल मिट्टी, आपकी होती है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, होती है बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट मिट्टियां होती हैं, ठीक। इनमें जैसे जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। सभी मिट्टियों के आधार पर भूमि अलग अलग प्रकार की हो जाती है, क्योंकि किसी में उर्वरता शक्ति अधिक होती है, किसी में कम होती है, किसी में फर्टिलाइजर का उपयोग अधिक होता है, किसी में कम होता है। आप देखिएगा जैसे जलोढ़ मृदा की बात करता हूं तो वैसे जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा मानी जाती है वो जलोढ़ मृदा। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत 2 प्रकार की मिट्टी आ जाती है। एक तो आ जाती है बांगर और एक आ जाती है खादर। बांगर और खादर, इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो खादर की है, जिसको आप कछारी मृदा भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? कछारी मृदा कहते हैं, कछारी मृदा। आप लोगों को एक बात पता होगी कि जहां पर बाढ़ का पानी वर्तमान कंडीशन में पहुंच जाता है, वर्तमान स्थिति में हर वर्ष पहुंचता है, उस क्षेत्र को हम वहां पर जहां मिट्टी जम जाती है उस मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं। और जहां पहले पहले बाढ़ का पानी पहुंचता था लेकिन आज की डेट में नहीं पहुंच रहा, उसे बांगर मृदा कहते हैं, ठीक है। ये ऊंचा क्षेत्र हो जाता है, लेकिन सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है कछारी मिट्टी होती है। आप देखिए उपजाऊ के आधार पर ये हो गया, लेकिन अब अलग अलग तरीके से लोगों का अलग अलग इंटेंशन होता है, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं उनके। भाई किसान तो देखता है कि इसमें मैं फसल अच्छी उत्पादित कर लूंगा, फसल मेरी बहुत बेहतरीन हो जाएगी कछारी मिट्टी में। लेकिन वहीं पर कोई अगर बिजनेसमैन आदमी होता है, मान लो पुल बनाना है या कुछ इस तरह करना है, तो उस पर्पज से इस चीज को देखेगा। भाई किसान के पर्पज से थोड़ी ना देखेगा, वो अपने हिसाब से देखेगा कि उचित क्या है। इसी तरह से आप देखिए काली मिट्टी है कपास के लिए, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो मिट्टियों के आधार पर भी
भूमि अलग अलग प्रकार की होती है। जल की उपलब्धता सेकंड पॉइंट है, क्या है? जल की स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, आप लोग पॉज करके नोट करते जाइएगा। चलिए हटा देता हूं इसको मैं। प्रश्न है जल की उपलब्धता। अब जल की उपलब्धता के आधार पर देखते हैं तो दो तरह के क्षेत्र होते हैं। वैसे तो भारत में कई प्रकार के एरियाज हैं, खास करके देखिए उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, और पूर्वी भारत। और हर जगह पर जो जल की उपलब्धता है वो अलग अलग प्रकार से होती है। आप लोग देखेंगे उत्तर भारत में हम देखते हैं कि वर्षवाहिनी नदियां पूरे वर्ष प्रवाहित होती हैं, ज्यादातर वर्षवाहिनी नदियां पूरे वर्ष इधर प्रवाहित होती है। लेकिन एक बात और हम देख पाते हैं कि इस क्षेत्र में ज्यादातर आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिल जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। और देखिए सिंचाई की उपलब्धता भी है और यहाँ पर सघन कृषि की जाती है। कैसे? सघन कृषि की जाती है इस क्षेत्र में, जो उत्तर भारत का खासकर गंगा का मैदान या पंजाब से लेकर सिंधु का जो पूरा क्षेत्र है, ये यहाँ पर पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक। और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व। तो आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम सघनता इस क्षेत्र में है। लेकिन क्या दक्षिण भारत में कृषि नहीं होती? होती है, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन दक्षिण भारत, अब यहाँ पर पानी 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, कई रूपों में मिलेगा आपको। एक तो नदियों के आधार पर पानी मिलेगा इस क्षेत्र को, नहरों के आधार पर पानी मिलेगा, नदियों के आधार पर मिले, नहरों के आधार पर मिलेगा पानी, वर्षा के आधार पर इधर पानी मिलेगा, ठीक, नलकूप के आधार पर इधर पानी मिलेगा। तो यहां पर तो पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहां पर आसानी के साथ ये विकसित क्षेत्र बन जाएंगे। लेकिन अगर देखो दक्षिण भारत की बात करें तो यहां पर नलकूप संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? नलकूप संभव नहीं है। यहां पर जलोढ़ मृदा ना मिलकर के या इधर काली मृदा मिलती है, लेटराइट मृदा मिलती है, लाल मृदा मिलती है। कारण कि सब ज्वालामुखी निर्मित है इस क्षेत्र। क्लियर है? आगे देखोगा ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में नलकूप नहीं मिलते, कुएं नहीं मिलते आपको, यहां पर तालाब मिलते हैं, क्योंकि वर्षा के जल को स्टोरेज किया जाता है। पूरा ये पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र में नलकूप कर पाना कठिन है, बिल्कुल कठिन है। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रयोग के आधार पर जल का संग्रहण किया जाता है और उस आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में नलकूप की अनुपस्थिति है, यहाँ पर तालाब एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और वर्षा के जल का माध्यम है। बस 2 माध्यम है, तालाब से और वर्षा के जल से। पश्चिमी भारत की बात करें हम तो पश्चिम भारत में खासकर राजस्थान के एरिया को आप ले लीजिए, तो आप लोगों को बता दूं कि हरिके बैराज के पास से जहां पर सतलज और ब्यास मिलते हैं, हरिके बैराज के पास से कौन सी नदी निकली हुई है? सॉरी, कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर निकली है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। और इस इंदिरा गांधी नहर को ही राजस्थान की लाइफलाइन कहते हैं, लाइफलाइन ऑफ राजस्थान। ठीक है, क्लियर एकदम। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आ जाता है क्या? तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है उन्नत कृषि विधियों को अपनाने से संबंधित ये वाला क्षेत्र। अब देखिए, अगर आप कृषि के क्षेत्र में पुराने ट्रेडिशनल चीजों का प्रयोग करते रहेंगे तो उसमें विकास नहीं हो पाएगा, ना तो अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बार बार बीजों को चेंज कर देते हैं, या उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए जल की उपलब्धता या तो बीजों को संकर क्रॉस बीजों का प्रयोग करते हैं, या उर्वरक फर्टिलाइजर में अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से किसी ना किसी तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को वो लोग बढ़ाते हैं। लेकिन जो आम किसान होते हैं, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, वो तो दूसरे लोग बता दिए कि भैया ऐसे करो तो इसमें बड़ा उत्पादन होगा, वो बेचारा उसी के रास्ते चल देता है कि हाँ हो सकता है इसमें हो क्योंकि भैया ले आए।
कारण कि वो तो जानता नहीं कि हकीकत क्या है। अब वो या तो पुराने अपने जो बीज उसके घर में पड़े हैं पुराने फसल के, उसी को बो देता है, लागत उससे ज्यादा लग जाती है लेकिन उत्पादन नहीं हो पाता। इसीलिए दोस्तों इसको भी याद रखना है कि उन्नत कृषि विधियों को अपनाने से भी संबंधित अलग अलग सबके प्रयोग होते हैं, सब लोग अलग अलग तरह से भूमि का उपयोग करते हैं। आगे देखिए दूरसंचार का विकास। अब कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, आईटी सेक्टर की बात कर लेता हूं मैं, तो आज आप लोग देखते हैं कि जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उसमें कई सारे कृषि से संबंधित चैनल्स आते रहते हैं। कई सारे जो महत्वपूर्ण कृषि वैज्ञानिक हैं या कृषि के जानकार लोग हैं उसमें आकर के लोग किसानों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनके ऐप भी बने हुए हैं। लोगों को कुछ नहीं करना, लेकिन अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है तभी ना कर पाएगा इन चीजों को। अगर पढ़ा लिखा नहीं तो उसको क्या पता कि घर बैठे मैं अपने सामान को बेच सकता हूं। कोई भाई जैसे आजकल आप देखिए उसमें गाय भैंस या किसी भी जानवर को बेचना है तो उसके लिए ऐप बना हुआ है। आपको अपनी फसल को बेचना है तो उसके लिए ऐप बना हुआ है। हर कुछ है इसमें, लेकिन क्या सबको पता होता है? नहीं पता होता है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव के कारण होता है। मैंने आपको कहा कि विकास कहीं ना कहीं सीधा सीधा पूरा हो जाता है एजुकेशन के। ठीक है, अब आगे देखिएगा तो दूरसंचार के विकास से भी इसमें बदलाव लाया जाए, उसकी उत्पादकता की निर्भरता को बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो आपका आता है बाजार की ताकत के का समेकन। अगर नजदीक आपके अच्छा मार्केट हो जाए, अगर आप अच्छा उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा मार्केट होगा, और अगर आप अच्छा उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो अच्छा मार्केट नहीं बनेगा वहां पे। तो इस पर भी डिपेंड करता है, मार्केट के आधार पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। गवर्नमेंट क्या व्यवस्थाएं देती है, कैसी व्यवस्थाएं देती हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे रहती हैं, इस पर भी महत्वपूर्ण होता है कि उस क्षेत्र का विकास कैसा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कृषि वर्ग। ये हो गया, लिख लिया इसको सब लोगों ने? अगर लिख लिया तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कृषि वर्ग, कृषि वर्ग। अगर इस कृषि वर्ग की बात करें तो दो तरह के कृषि वर्ग थे। कितने प्रकार के? दो तरह से कृषि वर्ग थे। एक तो सामंतवादी थे और दूसरे थे पूंजीवादी। एक तो सामंतवादी थे, दूसरे थे पूंजीवादी। अब सामंतवादी किसे कहेंगे और पूंजीवादी किसे कहेंगे, तो बताइएगा सामंतवादी क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे किसान होते हैं, सामंतवादी किसान ऐसे मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है उनके पास। उस टुकड़े को ये लोग, जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं ना, कौल, कौल में उठा दिया खेत को। और कौल दो प्रकार का होता है। देखिए एक चीज बता दूं, मैं इसको काश्तकारी भी कह सकता हूं, ध्यान रखिएगा, इसको काश्तकारी कहते हैं, काश्तकारी। लेकिन आप ज्यादातर लोग ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने बताया गांव की भाषा में इसको कौल बोलते हैं कि कौल में हमने खेत को दे दिया, दूसरा आदमी इसको ले लेता है कौल में। ठीक है, अब देखिए इस कौल दो प्रकार की होती है। या तो जितना उत्पादन होगा उसका एक निश्चित रेशियो ले लिया जाएगा। भाई इसमें भी एक तो होगा अनाज और एक होगा सीधे कैश। दो तरीके से, या तो सीधा पैसा ले लेता है आदमी या तो उसके बदले में अनाज लेता है। तो ये सामंतवादी जो किसान होते हैं, लोग होते हैं, ये सीधा सीधा इनका नियंत्रण तो होता है लेकिन ये खेतों में काम नहीं करते। मतलब खेत तो इनके होते हैं लेकिन ये कॉल पे दे देते हैं, इनका नियंत्रण होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कृषि कार्यों में संलग्न नहीं होते हैं। ठीक, अब देखिए अब अनाज को दो पार्ट में कर सकते हैं आप। या तो ये होता है कि जितना उत्पादन होगा उसका 30% हमें चाहिए। ध्यान दे लीजिएगा, 30% हमको चाहिए, जितना भी उत्पादन होगा उसका 30% हमें चाहिए। बात को समझिएगा, बात समझ में आ रही है ना। और या तो ये होता है कि जैसे 1 बीघा खेत है, अब बोल दिया गया कि 5 क्विंटल हमें गेहूं चाहिए, सॉरी 3 क्विंटल हमें गेहूं चाहिए, 3 क्विंटल हमें गेहूं चाहिए, हमसे मतलब नहीं है।
अब अगर उसमें आपका एक दाना भी उत्पादन नहीं होता है, अगर आप 50 कुंटल भी उत्पादन कर लेते हैं, निश्चित हो गया है। लेकिन आप जो सामंतवादी किसान है उसको आपको कितना देना होगा? 3 कुंटल देना होगा। तो एक तो ये अनाज के आधार पर हो गया, और या तो आप अगर 50 कुंटल भी उत्पादन कर लिया तो 50 कुंटल का 30% आपको देना होगा, क्योंकि ये तो यह परसेंटेज पे हो गया कि हानि लाभ दोनों में वो सहभागी हो जाएगा। और या तो एक निश्चित हो जाता है कि 3 कुंटल देना, तो 3 कुंटल वो आप उसको दे देंगे, बाकी जो भी लाभ होगा आप अपना ले लेंगे। दूसरा होता है कैश। सीधा सीधा हो गया कि भैया 5,000 रुपए बीघे में मैं 1 साल का दूंगा। बीघा कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और जी 5,000 रुपए बीघा 1 साल के लिए दिया गया, तो अब आपसे 5,000 से मतलब है आप 5,000 रुपए आपको दे देगा, बाकी उसमें से वो चाहे 1 लाख रुपए कमाए खेती करके, और चाहे उसमें से वो 1 पैसा भी ना पाए, लेकिन आपको 5,000 रुपए जरूर देगा। ये कैश के रूप में हो जाता है। अब देखिए काश्तकारी वाले लोग क्या करते हैं, इनका स्वयं का श्रम वर्क होता है, स्वयं का श्रमिक होते हैं ये लोग, मतलब खुद से कृषि करते हैं, ये लोग खुद से कृषि करते हैं। इनके जितने भी घर के मेंबर होते हैं वो सब लोग खेती में जुड़े होते हैं, और उसके बाद उसमें उत्पादन करते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से सामंतवादी व्यवस्था समझ में आ गई होगी कि सामंतवादी कृषि क्या होती है। फिर से एक बार रिकॉल कर दो कि एक बड़े भूभाग के मालिक होते हैं सामंतवादी लोग, बड़े भूभाग के मालिक होते हैं, और ये लोग अपनी भूमि को दूसरे किसानों को, जो छोटे किसान होते हैं, उनको कौल या काश्तकारी के रूप में दे देते हैं। इनका नियंत्रण तो खेत में होता है, लेकिन कृषि में काम करने नहीं जाते हैं। और जो कौल के रूप में होता है वो 2 टाइप्स का होता है, या तो अनाज के रूप में होता है या तो वो कैश के रूप में होता है। अगर अनाज के रूप में है तो अनाज के रूप में भी 2 प्रकार से होता है, या तो परसेंटेज में होता है कि जितना उत्पादन होगा उसका इतने % हमें चाहिए, तो हानि लाभ दोनों में शामिल हो गया। या तो ये होता है कि भैया 1 बीघा है, 1 बीघे का हमें इतने कुंटल चाहिए, आप चाहे इसमें 50 कुंटल उत्पादन करो चाहे 1 कुंटल उत्पादन करो, तो अनाज के आधार पर भी डिसाइड हो गया। दूसरा क्या है? सीधा कैश। हमने कहा 1 बीघे का हम 5,000 रुपए लेंगे, आप काश्तकार हैं, आपने हमें 5,000 रुपए दे दिया, बाकी आप उसमें चाहे 1 लाख का उत्पादन कर लीजिए चाहे 1 रुपए का भी ना कर पाइए, हमसे कोई लेना देना उससे नहीं होगा। समझ गए ना इस बात को? अगर समझ गए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करिए इसको, ठीक है। अब आगे देखिए पूंजीवादी। पूंजीवादी क्या होते हैं ये समझ में आ गया हो तो इसको अपना नोट कर लीजिएगा, आगे मैं बढ़ूं इसके बाद। अब देखिए पूंजीवादी कृषि प्रणाली क्या है। पूंजीवादी पूंजीवादी कृषि प्रणाली, जो पूंजीवादी कृषि प्रणाली होती है इसमें जो है, जो किसान होता है, जो मालिक होता है, मालिक, उसके बाद उसके पास भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। जो मालिक होता है पूंजीवादी जो कृषि प्रणाली में एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, व्यक्ति के पास बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। अब उस टुकड़े को वो लेबर लगा करके, है ना, लेबर लगा करके काम करवाता है, या तो स्वयं करवाता है या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करवाता है, या तो खुद जाकर करवाएगा या तो किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करवाएगा, लेकिन खुद खेत में नहीं, मतलब काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? वहां पर दे दिया जाता था सीधे से, अपना करो चाहे ना करो, पढ़ते रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर खेती होगी, लेकिन पैसे के बल पे होगी। कितना पैसा लगेगा, इतना पैसा लो, जाके मजदूरों को दे दो, काम होना चाहिए बस, ठीक। इस तरह की कृषि पूंजी, मतलब इस तरह की प्रणाली को पूंजीवादी कृषि प्रणाली कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिएगा इसमें क्या है, या तो ये खुद आएगा यहाँ पर, या किसी अपने व्यक्ति को भेजेगा, किसी नौकर को भेजेगा, जो भी उसके घर में होगा, जाके वहां पर काम करवा लीजिए, लेबर लगे हुए हैं। आप लोग भी देखते होंगे ना ऐसे कि भैया तुम चले जाओ वहां पर लेबर लगे हैं, काम करवा लीजिए। मतलब पैसा कौन देगा? मैं दे रहा हूं, लेकिन आप मेरे प्रतिनिधि हैं, जाकर वहां देख रेख करेंगे। इसी तरह से खेतों में या तो मैं खुद जाके वहां पर देखूं,
कि लेबर काम कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। अगर मैं नहीं जा सकता, किसी और काम में हो, तो मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूं जाओ आज धान लग रहा है, वहां पे जाओ धान लगवा लो सही से। अब वो व्यक्ति गया वहां पर काम करवा लिया, बाकी शाम को जैसे मैं रिटर्न आया मैं तुरंत कैश कर दिया जो लोग वहां पर लेबर काम कर रहे थे। तो इस तरह की प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? पूंजीवादी कृषि प्रणाली कहते हैं। कोई समस्या हो तो बताइएगा आप मुझे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ये इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई। अगर यहां तक मेरी बात आपके समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स पर थम्स अप करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने मित्रों को, और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि पर डे आपको वीडियो मिलेगा और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। आप उसको बिल्कुल ओपन कर लीजिए, और ताकि आपको हमारे लेटेस्ट जो भी वीडियोज रहे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ बात करता हूं। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, आराम से एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए बिना स्ट्रेस लिए हुए। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का आप भी पालन करें, मैं भी पालन करता हूं, दूसरों को भी बताएं कि उस गाइडलाइंस का आप लोग पालन करिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा दोस्तों तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।